नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही। बाबरी ध्वंस की 30वीं बरसी आज है। 6 दिसंबर 1992 को हुआ था विवादित ढांचे का विध्वंस। बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर सुरक्षा घेरा सख्त। तो जिले में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान, संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए सुरक्षा बल। तो बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको बता रहे, जहां पर आज कड़ी सुरक्षा है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने और साथ ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने का ऐलान किया था। और इसी के तहत आज वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। और रुक करते एक और बड़ी खबर का। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान हिंदू संगठन ने किया है। हनुमान चालीसा का ऐलान किया है। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बाहरी जिलों से पुलिस बल पहुंचा है मथुरा। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और खुफिया एजेंसी बनाए हुए है। अराजकता तत्वों पर नजर और साथ ही जिले में धारा 144 पहले से ही लागू है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर आज मथुरा में भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। तो आपको बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया गया था हिंदू संगठन की ओर से। और इसी को देखते हुए आज प्रशासन वहां पर अपनी नजर बनाए हुए है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से देखा जाए मथुरा में यह ऐलान किया गया था कि हनुमान चालीसा और लड्डू गोपाल वहां पर स्थापित किए जाएंगे, आखिरकार अभी तक का क्या वहां से अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद पर आज हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का और लड्डू गोपाल जी को स्थापित करने का कार्यक्रम रखा था। लेकिन अभी तक जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस संदर्भ में। और पुलिस ने जन्मभूमि परिसर और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को 2 सुपर जोन, 4 जोन, 8 सेक्टरों में बांट दिया गया है। और करीब जो है पूरी चारों तरफ जो है 1500 पुलिस कर्मियों का फोर्स लगाया गया है, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। और जन्मभूमि के आसपास का परिसर जो है वो पूरा खाली करा दिया गया है। गाड़ियों का आवागमन जो है वो बंद कर दिया गया है। और पूरे शहर में, मथुरा शहर में धारा 144 लगा दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठन की तरफ से कहा गया था कि अगर प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश की गई तो आत्मदाह कर लेंगे, ये चेतावनी भी दी गई थी। तो अभी तक किस तरीके से वहां का नजारा नजर आ रहा है? क्या हिंदू संगठन अपनी जो जिद पर अड़ा हुआ है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पर? जी बिल्कुल, हिंदूवादी संगठनों के कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब तक केवल 8 नेता जो है वो पुलिस की हिरासत में आए हुए हैं। लेकिन अभी 11 बजे तक का टाइम जो है हिंदूवादी संगठनों द्वारा दिया गया था कि 11 बजे हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो पुलिस प्रशासन उसी का इंतजार कर रहा है। वैसे पुलिस की तरफ से पूरी तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ, कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और कोई भी लोग जो है इस तरीके की शहर में भ्रांति ना फैलाएं, जिससे कि कोई बड़ा मामला यहाँ हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो मथुरा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर आज धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर यानी कि आज मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने और साथ ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए हिंदू संगठन ने ऐलान किया था। और उसी को देखते हुए प्रशासन ने अब वहां पर धारा 144 लागू कर दी है। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 6 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग दलों के नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने और सत्र के दौरान विधायी कार्यों और साथ ही इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाने की संभावना है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी, जिनमें दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू होगा और इसके अगले ही दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी किया जाएगा।
और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के दूसरे दिन हंगामे के आसार हैं। पहले दिन सदन में 33,770 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। आज होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और साथ ही बता दें कि चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने भी बीएसपी कार्यालय में स्थापित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं मायावती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि हर मामले में बाबा साहब ने बेहतरीन संविधान देकर भारत का नाम देश दुनिया में जो रोशन किया है वो अनमोल है। देश उनका सदा आभारी रहेगा। सोमवार को यूपी की 3 सीटों पर हुए मतदान को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हुए पुलिस को सरकार का एजेंडा करार दिया है। उसी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की 3 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ, जिसको लेकर सियासी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी रहा। रामपुर और मैनपुरी में वोटिंग को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रशासन और सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी लगाए। रामपुर में सोमवार को वोटिंग से पहले ही सपा प्रत्याशी आसिम रजा और सहयोगियों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस प्रशासन को मौजूदा सरकार का एजेंट करार दे डाला और विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। रामपुर के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठे हुए हैं। जब से रामपुर का चुनाव शुरू हुआ तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहा, चुनाव आयोग को भी हमने लिखकर भेजा है, ऑब्जर्वर से भी हम ये कह रहे हैं कि रामपुर का चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में होना चाहिए। लेकिन रामपुर की पुलिस जो कार्यशैली अपना रही है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। आज़ादी के बाद से आज तक रामपुर की असेंबली सीट 37 विधानसभा कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी है। लेकिन अब प्रशासन अपनी ताकत के बल पर ये सीट छीन कर भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट करना चाह रहा है। तो सुना आपने, सपा प्रत्याशी असीम रजा ने मतदान और नतीजे आने से पहले ही प्रशासन पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो वहीं रामपुर में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बयान को लेकर नाराज महिलाएं बीती रात एसपी कैंप कार्यालय पर आई और आजम खान की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। अब क्या मांगे आपकी? आप हमारी मांग बताइए। जो हमें गालियां दी जा रही हैं, हमारी कोको को गालियां दी जा रही हैं, हमारी बहन बेटियों को गालियां दी जा रही हैं। हमारे वो जो स्पीच दे रहे हैं भद्री, वो नहीं बोलना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आजम खान का राइट छीन लिया गया वोट डालने से। अब उनको गिरफ्तार करके यहाँ बिठाना चाहिए कल शाम को 5 बजे। मैम स्पीच दिए हुए तो 4-5 दिन हो गए, आप पहले दिया? हम नहीं थे, हम बीमार थे, बाहर थे, सुन तो रहे, रहते तो रामपुर में। आज तक किसकी वजह से आजम खान जीतते चले आए? श्री मोहम्मद आजम खान औरतों की वजह से तो जीतते चले आए। औरतें इज्जत करती हैं, बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन उनके जो शब्द हैं भद्दे शब्द हैं। आजम खान के महिलाओं पर दिए गए बयान पर ही पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने भी पलटवार किया और कहा कि रामपुर में आजम खान के राजनीतिक करियर को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ही बर्बाद किया है। घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी हुई है। अब्दुल्ला आजम की एक जिद की वजह से आजम खान का राजनीतिक करियर बर्बाद हुआ है। बता दें कि नवाब काजिम अली खान ने ही अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों की 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान शिकायत की थी और जिसके चलते अब्दुल्ला आजम का 2017 का चुनाव हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों का केस अभी भी अदालत में चल रहा है। खैर, ये तो रही रामपुर की बात। मैनपुरी में भी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई रहा और सपा ने वहां भी चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने
ट्वीट कर डीएम पर निशाना साधते हुए चुनाव आयुक्त से संज्ञान लेने की गुहार लगाई है और कहा है कि डीएम मैनपुरी चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं के फोन को नहीं रिसीव कर रहे हैं। इससे पहले शिवपाल यादव ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। मेरे द्वारा 2 अक्टूबर को भेजे गए पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस चिट्ठी के माध्यम से मैंने आपका ध्यान मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव 2022 में इटावा के जिला अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण भूमिका की ओर आकर्षित कराया था। बहरहाल मतदान और नतीजों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने चुनावी निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि नतीजों के बाद अगर समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आते हैं तो प्रशासनिक रवैये को लेकर एक बार फिर राजनीतिक पार्टियों में रार जरूर छिड़ सकती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए रामपुर से नदीम मियां और अतुल कुमार की रिपोर्ट। और यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने लूडो के दौरान खुद को ही दांव पर लगा दिया और हार भी गई। मामले से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। द्वापर युग में हुई महाभारत की घटना के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसके एक प्रसंग के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपनी सारी संपत्ति और भाइयों को हार जाने के बाद आखिरकार पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और फिर उसे भी हार जाते हैं। लेकिन कलयुग में जुए में खुद को दांव पर लगाकर एक महिला ने नया कारनामा रच दिया है। दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ में रहने वाली एक महिला पति की गैर मौजूदगी में अपने मकान मालिक के साथ लूडो खेलती रही और पति की मजदूरी के पैसों पर पानी फेरती रही। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो महिला ने खुद को ही दांव पर लगा दिया और हार भी गई, जिसके बाद वह मकान मालिक के साथ ही रहने लगी और पति को फोन कर मामले की जानकारी देते हुए कहा कि वह अब लौट कर न आए, वह खुद को लूडो में हार गई है। इस बात को सुनकर पति के होश उड़ गए और वह आनंद फान में परदेश से लौटकर सीधे पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंच गया। मेरा मामला ये है कि हम राजस्थान गए थे भट्टे पे और उसके बाद वहाँ से जो भी पैसा हुआ हमने उसके खाते पे भेजा था और वो जो है जब हमारे को सुन ली कि वो आने वाले हैं तो वो बोली जो है कि यहाँ पे आओगे तो मैं अपने आप को जुआ में हार गई हूँ। और उसके बाद जो है वो दोनों लोग जो है जुआ खेलते थे कमरे में। और कौन जुए में हार गया? वो मतलब मेरी बीवी और जो है मकान मालिक। क्या नाम है? खेलते थे। पत्नी क्या नाम है? पत्नी का नाम रेनू है और मकान मालिक का नाम सुनील कुमार है और उसके बाद बाप का नाम उसके कालू राम है। कहाँ रहते हैं? देवकली में। क्या कहा पत्नी ने? पत्नी ने बोला कि जो है यहाँ पे आओगे तो मैं जो है जुए में अपने आप को हार चुकी हूँ। इनके साथ ताश खेलती थी, मैं जुआ खेलती थी, लूडो खेलती थी और उसके बाद यहाँ पे आओगे तो कुल्हाड़ी गड़ास से तुमको कटवा के फेंक दूंगी मैं। ये कब बताया पत्नी ने? पत्नी ने बताया था कि मतलब जो है मतलब अभी फिलहाल में 2-3 महीने पहले बताया था। तो तब कहाँ थे तुम? तब हम दिल्ली में थे और 6.5 महीने हम भट्टे पे थे। कहाँ पे भट्टे पे? गए थे यहाँ पे राजस्थान और जयपुर में गए थे भट्टे पे। पीड़ित पति की माने तो वह देवकली में एक किराए के मकान में रहता था और करीब 6 माह पहले रोजी रोटी के सिलसिले में राजस्थान के जयपुर गया था, जहां वह एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करके पत्नी को पैसे भेजता था। उसकी शादी अमेठी जिले से हुई थी और वह रामपुर बेल्हा का निवासी है। पत्नी से उसके 2 बच्चे भी हैं। बहरहाल देखना होगा कि मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। प्रतापगढ़ से न्यूज वॉच इंडिया के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट। और मेरठ में 2 जगह लूट का मामला सामने आया है। एक तरफ जहां गैस एजेंसी के कर्मचारी से लूट हुई तो वहीं दूसरी तरफ एक युवक ने अपने ही घर में लूट की साजिश रच डाली और दोनों ही मामलों में लुटेरा कोई और नहीं बल्कि वो शख्स ही निकला, उनमें से एक ही था। वहीं मेरठ की पुलिस ने अपनी टीम गठित करके इन दोनों लूट का खुलासा किया है। साथ ही साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में अपराध को लेकर पुलिस कितनी सजग है, इस बात का पता इससे लगाया जा सकता है कि पुलिस ने एक के बाद एक 2 अलग अलग लूट की घटनाओं का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। और ताजुब की बात तो ये है कि
दोनों ही मामलों में अपराधी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उन्हीं में से एक था। पहला मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारी से गन पॉइंट पर 1.25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस लगातार इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले लूट की योजना बनाई, जिसके बाद जैसे ही कर्मचारी 1.25 लाख रुपए लेकर निकला तो गैस एजेंसी में काम करने वाले आरोपी ने अपने साथियों को पूरे मामले की जानकारी दी और बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से 1 लाख कैश और मोटरसाइकिल बरामद भी की है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत 2 तारीख की शाम को इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारियों के साथ में लूटपाट की घटना का पता चला था, जिसमें एसएसपी मेरठ और एसपी सिटी मेरठ उनकी पूरी टीम के द्वारा तत्परता से पूरी कार्रवाई की गई और न्यूनतम समय में यानी 2 तारीख की शाम की ये इंसिडेंट है और इसका घटना का लगभग 30 घंटे में अनावरण करते हुए इसमें जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी की गई है, रिकवरी की गई है। इसमें घटना में 1,25,000 रुपए गए थे, 1 लाख रुपए इसमें रिकवर किए गए हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी, 2 इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं दूसरा मामला मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र का है, जहां पर किराना व्यापारी के घर में 4 बदमाश जबरदस्ती दाखिल हो गए और परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसपी सिटी पीयूष सिंह मौके पर पहुंचे और लूट की घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित की। वहीं जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि व्यापारी के बेटे ने ही लूट की साजिश रची थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए व्यापारी के बेटे ने अपने दोस्तों को शामिल किया और लूट के पैसों की हिस्सेदारी भी तय कर ली। पुलिस ने व्यापारी के बेटे उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इसके पास से लूटी गई रकम और लाखों के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। 3/4 की रात में थाना परतापुर क्षेत्र में एक सूचना मिली कि इनके एक व्यापारी के घर पर 3 लोगों के द्वारा लूटपाट की घटना की गई है और 13 लाख से अधिक कैश और आभूषण इत्यादि की लूट की घटना की गई है। इस पर भी मेरठ पुलिस की टीम ने अत्यधिक सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया और जब गहनता से अन्वेषण किया तो स्पष्ट हुआ कि इसमें स्वयं उनके लड़के द्वारा अपने मित्रों को बुला करके ये घटना कराई गई। इसमें 100% रिकवरी कर ली गई है और उसके साथी जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर के 4 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों ही मामलों में एक चीज तो साफ है कि दोनों को अपनों ने ही लूटा, किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी और पुलिस ने आखिरकार लूट का सफल खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मेरठ से मनोवर चौहान की रिपोर्ट। और शादियों में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करने का क्रेज अब बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जब एक शख्स अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाया तो हेलीपैड के नजदीक लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही अभी भी पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो रही है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने कदीम राजपूत ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा लोगों का, सुनिए जरा। सुमन, यहाँ पर ये बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है, क्या चीज देखने के लिए खड़ी हुई है आप लोग? हेलीकॉप्टर देखेंगे या विदाई भी देखेंगे? विदाई। अच्छा, लड़की क्या करती है यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर से लड़का लेने के लिए आ रहा है उनको? पढ़ाई पढ़ रही है। पढ़ती हैं कुछ किसी चीज में जॉब करती हैं? नहीं जॉब नहीं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आपके यहाँ की बेटी है वो? हाँ। कौन सी जगह की? नेहरूपुर।
अच्छा, लड़की किसी चीज में जॉब करती है, किसी विभाग में जॉब? नहीं जॉब नहीं करती। अच्छा, तो लड़की की कोई ख्वाहिश थी कि वो हेलीकॉप्टर में जाए? हाँ जी, हाँ भैया की। अगर लड़के के बारे में कुछ जानकारी, क्या करता है लड़का? लड़का पढ़ाई कर रहा। पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है। तो दोनों की पसंद की शादी है या परिवार वालों की मर्जी से हो रही है? परिवार की मर्जी से। ना कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं नेहरूपुर गांव की ये जनता है जो कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार और दिखाने की कोशिश करें कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, या मासूम बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अपनी गांव की बेटी के लिए यहाँ पर देखने के लिए आए कि हेलीकॉप्टर इनके गांव की बेटी को लेने के लिए आएगा, जो कि अभी दोनों ही, जैसा बताया था गाँव वालों ने, कि दोनों ही लड़का लड़की जो है वो पढ़ाई करते हैं। सुमन, यहाँ पर ये और अब खबर रायबरेली से है, जहां के भदोखरा थाना क्षेत्र के दबंग बेखौफ होकर दबंगई कर रहे हैं। ताजा मामला लोनारी गांव का है, जहां पर गांव के दबंगों ने एक घर में आग लगा दी। वहीं आग लगाने से महिलाओं में चीख पुकार मच गई। घटना के समय घर के लोग एक बारात में गए थे और घर में सिर्फ महिलाएं ही थी। महिलाओं के शोरगुल की आवाज सुनकर उनको बचाने दौड़े एक व्यक्ति के साथ दबंगों ने मारपीट की और दबंग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मोहम्मद शकील नाम के शख्स ने बीच सड़क पर नीलम यादव के दोनों हाथ काट डाले, आंखों में चाकू गोद डाला और साथ ही दोनों कान भी काट डाले। यहां तक कि उसने और भी कई ऐसे अंगों को काट डाला है। लोगों ने घायल अवस्था में घायल नीलम को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना बिहार के भागलपुर की है। बिहार के भागलपुर जिले में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही मामला सामने आया। यहां पर नीलम नाम की महिला के शरीर के कई हिस्से काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। महिला के गांव के ही शख्स शकील ने अपने भाई के साथ मिलकर महिला के कई अंगों को काट डाला। साथ ही बता दें कि आरोपी उसका पैर भी काटने जा रहे थे, लेकिन किसी की आहट सुनकर दोनों वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि हत्यारा सिर्फ एक बात से नाराज था कि महिला के पति ने हत्यारे के अपने घर आने से मना कर दिया था। ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने उसकी पत्नी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मामला भागलपुर के पीरपैती का है, जहां पर देर रात ये घटना घटी है। वहां साथ ही आपको बता दें कि नीलम नाम की महिला को शकील मियां नाम के शख्स ने बड़ी ही निर्मम तरीके से उसे मार डाला है। महिला के पति का कहना है कि शकील मियां उनके पहले घर आता जाता था, किसी कारणवश उसे घर आने से रोक दिया, इसलिए गुस्से में उसने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद घायल महिला की मौत हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।